हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं आपके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं और 6 के 6 चैप्टर यानी कि सारे के सारे चैप्टर जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपके सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ऑल चैप्टर के। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है, वन शॉट वीडियो है ये। और इसी प्रकार से एक वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, 1 महीने पहले डाली थी। इसमें आपके सारे मिड टर्म के जो चैप्टर आ रहे हैं 6 के 6 चैप्टर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के आपको मैंने इस वाली वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाना, मैं इसका लिंक वहाँ पे भी दे दूंगा, आप इसको जरूर देख लेना। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इस वीडियो से एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने हिस्ट्री की भी वन शॉट वीडियो बना रखी है, यानी कि एक ही वीडियो में हिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, चारों चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएंगे। ये वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी ढूंढ सकते हैं। और इसी प्रकार से हिस्ट्री के एमसीक्यू तो हमने पहले ही बना दिए थे। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो, एक वीडियो, उसमें सारे चैप्टर के एमसीक्यू। ठीक है, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको 4 चैप्टर की वीडियो देखनी है तो अलग अलग चैप्टर में भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे सब कुछ आपका हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको, इससे भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट में जाके पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद क्लास 11th में जाना है और अपने सब्जेक्ट में जाना है। इस तरीके से आपके सामने टेबल आएगी, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैप मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की। पहला चैप्टर आपका संविधान वाला है, इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि बताइए कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। तो कठोर संविधान कैसा संविधान होता है? ऐसा संविधान, ठीक है, जिसमें आसानी से कोई परिवर्तन ना हो सके, ठीक है, जिसको आसानी से बदला ना जा सके, यानी कि जिसमें आसानी से संशोधन ना किया जा सके, चेंजेस ना किया जा सके, तो ऐसे संविधान को हम क्या बोलेंगे? कठोर संविधान बोलेंगे। ठीक है, तो कठोर संविधान का क्या मतलब होता है यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या पूछा है? कब बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर मान लो पूछे कि कब लागू हुआ था, तब आपको लिखना है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें बी हो जाएगा। आपको जल्दी जल्दी में सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बताते हुए चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो ओरिजिनल संविधान था, मूल संविधान था, उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे? तो जो ओरिजिनल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे। तो जब विभाजन हो गया था देश का, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, तो उस समय में हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, यानी जो ओरिजिनल संविधान था उसमें कितने भाग थे। तो हमारे ओरिजिनल संविधान में 22 पार्ट थे। ठीक है, 22 भाग थे। इंपॉर्टेंट है, आज के समय में आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मैं आज के समय की बात नहीं कर रहा, वर्तमान में पूछे तो अलग होगा आंसर। अगर मूल संविधान, ज्यादातर मूल संविधान से पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने मूल संविधान रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, वैसे तो हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे, हमने ये पढ़ा था जब मुस्लिम लीग वगैरह ने बहिष्कार कर दिया था, विभाजन हो गया था, ये सब। लेकिन जिस दिन संविधान बनके तैयार हो गया था, सारे लोगों ने सिग्नेचर करे थे, उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, यानी कि इतने सदस्यों ने सिग्नेचर करे थे। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? 284 सदस्य। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी, यानी कितने शेड्यूल थे। तो देखिए, अगर आज के समय में बात करें तो आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन मूल संविधान की बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी पूछा हुआ है, ठीक है, टेम्परेरी, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
9 दिसंबर 1946 को संविधान की सभा की पहली बैठक हुई थी, तब इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद अगली बार दूसरे व्यक्ति को यानी राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है। देखो, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये लचीला भी है, कठोर भी है, और इसमें मौलिक अधिकार भी हैं, यानी कि ये सारे ही सही हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर अस्थायी पूछें तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा लिखना है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था, तो ये नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन में देखिए एक बार, एक ही जगह आपको दिख रहा है, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था और 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कानून निर्माण की विधि यानी कानून बनाने का जो तरीका है और सरकार का संसदीय स्वरूप, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके आयरलैंड से ले रखे हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो है वो किसकी सिफारिश पे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन जो है इसकी सिफारिश पे हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता जो है वो संसद से ज़्यादा है। तो एक बार ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि संसद कैसे बनाई जाए। ठीक है, ये चीज़ हमको संविधान बताता है, और इसमें कौन सी शक्तियां किसको प्राप्त होंगी ये भी हमको संविधान बताता है। तो अपना सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आपसे यही पूछा है ना कि सबसे बेहतर ऑप्शन संविधान से रिलेटेड कौन सा है, तो सी ऑप्शन सबसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान का काम नहीं है, तो इसमें भी सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि संविधान का काम ये नहीं है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ठीक है, ये संविधान नहीं देखेगा। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने थे। मैं आपको जल्दी जल्दी सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है अधिकार वाला, उसको देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सही तरीके से वर्णन है। किसी व्यक्ति को जो सारे अधिकार मिले, क्या वो मौलिक अधिकार होते हैं, सारे अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते, कट। ठीक है, कट कर दो इसे। कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, कानून के द्वारा जो सारे अधिकार मिले वो सारे मौलिक अधिकार है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे अधिकार जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को। ठीक है, कौन से अनुच्छेद को, ये आपका जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 17 जो है वो किससे रिलेटेड है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत है। ठीक है, छुआछूत का अंत, उसकी समाप्ति, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी को शक के आधार पे गिरफ्तार करना क्या कहलाएगा, उसको निवारक नजरबंदी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन अगर पुलिस को शक है कि वो क्राइम कर रहा है या क्राइम कर सकता है आने वाले समय में, तो वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था इसको कहा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था, जिस समय देश में इमरजेंसी लागू हो रखी थी। 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया गया था, उसके बाद ये अगले साल यानी 76 में कर दिया गया था। ठीक है, संशोधन। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, जो ओरिजिनल संविधान था उसमें आपको 7 मौलिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, एक हटा दिया गया है तो अब 6 बचे हैं। अगला है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं, तो आपको भाग 3 में दिखाई देते हैं, आर्टिकल पार्ट 3 में आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको दिखेगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, उसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये पहले एक मौलिक अधिकार होता था, बाद में इसको वहां से हटा दिया गया, इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने महीने तक हो सकती है? वैसे ये 3 महीने तक हो सकती है। अगर मान लो दोष साबित हो जाए तो फिर सजा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर दोष साबित नहीं होता तो मैक्सिमम 3 महीने तक ही रखा जा सकता है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम कौन सी कोर्ट में जाएंगे? हम दोनों में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। वो क्या करेंगे? रिट जारी करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की रिट होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो न्यायालय है मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो था वो कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का जो गठन था ये 1993 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, 1993। नेक्स्ट है कि शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो देखिए प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, आज के समय में 11 हैं, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय में 10 थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कब और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 2002 में जोड़ा गया था, जो 86 यानी 86वां संशोधन था इसके तहत। ठीक है, तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? 1950 में चुनाव आयोग बनाया गया था, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1989 तक जो मतदान है यानी वोटिंग करने की जो उम्र होती थी, एज होती थी, वो कितनी होती थी? देखिए पहले ना वोटिंग करने की उम्र जो थी वो 21 साल थी, बाद में उसको घटा दिया गया और उसको 18 साल कर दिया गया। आज आप जानते हो कि 18 साल वोट देने की एज होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1989 तक देखें तो 21 साल होती थी, तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1989 के बाद उसमें चेंजेस किए गए, संविधान में संशोधन हुआ, फिर उम्र को घटा दिया गया। कितना हो गया? 18 साल हो गई। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? देखिए मैक्सिमम नहीं होती, कोई 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर उसे लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा काम है जो कि चुनाव आयोग नहीं करता है? चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, यस करता है। उम्मीदवार का नामांकन करता है, बिल्कुल करता है। मतदान केंद्रों की स्थापना करता है, बिल्कुल करता है। आचार संहिता लागू करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना, ये काम इसका पर्यवेक्षण चुनाव आयोग नहीं करता, इसके लिए तो एक राज्य का अलग से चुनाव आयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली होती है इसमें विजेता कौन होता है? तो देखिए इसमें विजेता वो होता है जो चुनाव क्षेत्र में, यानी उसकी जो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है वहां पे जो दूसरे उम्मीदवार है उनसे ज्यादा वोट हासिल कर ले। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, उस सीट पे 5 कैंडिडेट और थे, 4 कैंडिडेट और थे, उन चारों से अगर वो ज्यादा वोट लेकर आता है तो वो जीत जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है और इसमें से किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, ये सब छोड़ो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। ये गलत है, चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता, ये सही है, नहीं करता चुनाव आयोग। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, यानी आपका ये यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, यानी खा ऑप्शन जो है ये ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे आयोग आएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो नगर निगम के चुनाव कराता है, नगर पालिका के चुनाव कराता है, पंचायत के चुनाव कराता है। वो राज्यसभा के नहीं कराता, लोकसभा के नहीं कराता, विधानसभा के नहीं कराता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो मैक्सिमम जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए वैसे तो ये 1951 से 1952 तक हुए थे। ठीक है, लेकिन इसको 1952 का चुनाव कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में 1952 दिख रहा है तो 1952 ही करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता कौन जारी करता है, कौन लेकर आता है? तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन लेकर आता है आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता क्या होती है? ये चुनाव आयोग जो होता है ये एक नियमावली यानी कि कुछ रूल्स जारी करता है जिसको सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के दौरान। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ये सब नहीं होगा, ए होगा।
मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कम समय में हो जाए, ठीक है सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है? लोकसभा में लागू नहीं होती, विधानसभा में लागू नहीं होती, स्थानीय निकाय में लागू नहीं होती, राज्यसभा में होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। वोट का अधिकार क्या होता है? हमारा वैधानिक अधिकार होता है, इंपॉर्टेंट है। भारत में चुनाव की कमियां बताओ। धर्म के नाम पे वोट मांगना, जाति के नाम पे वोट मांगना, कई बार पैसे बांटे जाते हैं खुलेआम, तो ये सब गलत है, ये सारे ही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर हो गया। फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं, कार्यपालिका वाला चैप्टर है। निम्न में से कौन सा सरकार का अंग है? तो देखिए, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका है, यानी कि अपना क्या हो जाएगा आंसर? डी सारे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून बनाता है? कानून का निर्माण कौन करता है? विधायिका करती है, ठीक है, विधायिका काम करती है, यानी कि ए हो जाएगा। इसको लागू कौन करवाएगी? कार्यपालिका करवाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग है जो कानून को लागू करवाता है? लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका करवाएगी, ठीक है। विधायिका बनाएगी, कार्यपालिका लागू करवाएगी। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? ध्यान से देखिए, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। निम्न में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? तो जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है ना, इसमें जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो दोनों का क्या होता है? यहाँ पे प्रधान होता है, मुख्य होता है। निम्न में से किस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है? ध्यान से देखिए, तो ये संसदात्मक या फिर संसदीय व्यवस्था भी इसको बोलते हैं, संसदात्मक या फिर संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है? तो ये अर्ध अध्यक्षात्मक में हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्योंकि इसमें हम थोड़ी वोट करते हैं, हमारे द्वारा जिताए गए जो हमारे एमएलए एमपी वगैरह होते हैं वो जाके वोट करते हैं, तो हम तो नहीं करते, इसलिए अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है केवल प्रधानमंत्री के द्वारा, केवल न्यायपालिका के द्वारा, केवल संसद के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, संसद जो है वो महाभियोग लगाएगी, संसद हटा सकती है अगर महाभियोग साबित हो जाए तो, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके पास वीटो शक्ति होती है और जिसका वह संसद के द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, मना कर सकता है, यानी स्वीकृति देने से मना कर सकता है या फिर लेट कर सकता है, तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। ये एक तरह से स्पेशल पावर मान लो आप इसे, ठीक है, वीटो पावर मान लो, क्योंकि राष्ट्रपति उसे चाहे तो लंबे समय तक रोक सकता है। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति ये मान लो इस्तीफा दे दे, तो उसके या फिर उस पर महाभियोग लग जाए, साबित हो जाए, उसको हटा दिया जाए, तो उसके लिए काम कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर काम करना पड़ेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं? तो देखिए, वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया तक उसकी पहुंच होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार क्या है? तो ये दक्षता और योग्यता पे, यानी कि जो हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं ये हमारी दक्षता और योग्यता के आधार पे होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं कौन करते हैं? संसद के दोनों सदन करते हैं, दोनों सदन के सदस्य करते हैं, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आईएएस और आईपीएस के जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनका चयन कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, ठीक है, ये करता है। संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? तो इसे ध्यान से देखिए, देखिए ऐसी कार्यपालिका होती है जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है, ठीक है, भारत में यही व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति किसको बुलाएगा? तो जो लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा ना, जिसने को सबसे ज्यादा सीटें मिली होगी लोकसभा में, ठीक है, उसको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे चौथा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विधायिका वाला चैप्टर, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून बनाता है? तो विधायिका का काम कानून बनाना है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कानून बनाने के अलावा विधायिका क्या क्या काम होता है? वो बहस का मंच भी है, ठीक है, विरोध प्रदर्शन के लिए भी है, ठीक है, सरोकार और सहयोग तीनों ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका है इसको हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कि राज्यों की विधायिका जो होती है वो क्या कहलाती है, इसको विधानसभा बोलते हैं या फिर इसको विधान मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों को कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। ठीक है, 5 ईयर। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किन 2 सीटों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। देखिए पहले क्या होता था, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में, हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसके पास पावर होती है। इसी तरीके से वो लोकसभा में भी 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन की सीट थी, उसको कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, ये पावर खत्म कर दी गई है। ठीक है, ये पावर खत्म कर दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर में क्या था, एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोकसभा किन विषयों पे कानून बनाती है, बताइए। तो देखिए, लोकसभा जो है वो संघ सूची के विषय यानी केंद्र के विषय पे भी कानून बनाएगी और संवर्ती सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए एंड सी दोनों। धन विधेयक को केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, याद रखना, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि कानून निर्माण से पहले क्या कहलाता है, उसका विधेयक कहलाते हैं, यानी कानून बनने से पहले। ठीक है, उसका जो प्रारूप होता है, जो प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है, उसको बोला जाता है विधेयक। लेकिन जब वो विधेयक प्रोसीजर में चला जाता है, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, तब जाके वो बन जाता है कानून। ठीक है, वो एक तरह से कानून बन जाता है। नेक्स्ट है कि यदि मंत्री के अलावा कोई सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करता है तो क्या कहलाएगा। मान लो मंत्री नहीं आ रहा, कोई दूसरा आ रहा है, तो वो निजी सदस्यों का विधेयक कहलाएगा। यदि मान लो विधेयक कोई मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा किस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, तो वो धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को बिना निर्णय लिए अपने पास रख सकती है, और अगर तब उसके ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उसको पारित मान लिया जाएगा। तो 14 दिन तक, 14 दिन से पहले उसको पारित करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लो 14 दिन तक रख लिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया राज्यसभा में ने, तो उसको अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन से संसदीय नियंत्रण के साधन हैं, तो देखिए इसमें ये सारे हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में कब से स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित हुई है, तो 1983 से विकसित हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना 5वां चैप्टर हो गया। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास में आपको सारे एमसीक्यू करा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका एक ही वीडियो में सारे के सारे चैप्टर आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका में सबसे ऊपर के स्थान पे कौन सी न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, विधायिका कार्यपालिका हस्तक्षेप ना करे, बिल्कुल ठीक है। जज बिना किसी डर, बिना किसी भेदभाव के काम कर सके, बिल्कुल ठीक है। जज का कार्यकाल निश्चित होता है, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि कब 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करके एन रे को बना दिया गया था, ये 1973 की घटना है, 1973 में ऐसा हुआ था। ठीक है, जनहित याचिका जो है ये किस देश के द्वारा अपने संविधान में शामिल हुई है, अमेरिका। नेक्स्ट है कि संविधान किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, आर्टिकल 13 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायालय किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत। इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लास में बताया हुआ है। नेक्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो किस शक्ति के तहत किसी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोर्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी कानून की जांच कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून गलत तरीके से बना दिया गया है, तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस न्यायालय के फैसले जो होते हैं जो सबको मान्य होते हैं, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट है। बाकी न्यायालय के भी मान्य होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद वो किसी दूसरी बड़े न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और निम्न में से किसके फैसले की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाती, वो है न्यायाधीश। अगर जज ने कोई फैसला सुनाया तो उसकी पर्सनल व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाएगी। न्यायपालिका का काम नहीं है कानून के शासन की रक्षा करना, काम है कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, ये भी काम है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी काम है, लेकिन कानून का निर्माण करना काम नहीं है। ठीक है, कानून थोड़ी बनाएगी न्यायपालिका, कानून कौन बनाती है,
आपको पता है विधायिका बनाती है, और लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका लागू करवाती है। तो यहाँ पे आपको यही तो पहचानना था, सिंपल। नेक्स्ट है कि कौन सी अदालत फौजदारी और दीवानी मुकदमे देखती है? तो जो अधीनस्थ न्यायालय होती है ये देखा करती है, ठीक है। इसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। जिले में दायर जो मुकदमे होते हैं, जिले वाले मुकदमे, वो उस पे कौन सुनवाई करती है? तो जिले के जो मुकदमे हैं वो जिला न्यायालय यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसमें जाते हैं, ठीक है। अगला है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका तबादला कौन कर सकता है, ट्रांसफर कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था। भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है वो कैसी है? पिरामिड, पिरामिड संरचना है, क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आ जाती है, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इस तरीके से पूरा एक पिरामिड वाला सिस्टम है। तो ये सिस्टम था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी बताया मैंने इसलिए ताकि कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सारी अपडेट मिल जाएगी। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी तो आपको यहीं से अपडेट मिला करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो।